नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। हम जो पिछले पेपर्स हो चुके हैं उनसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। ऐसी एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज नीट में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि सॉल्यूशन चैप्टर से आए हैं, विलियन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है, काफ़ी हद तक मूल कंसेप्ट को भी इन्वॉल्व करता है। तो पिछले कुछ वर्षों में हम जो क्वेश्चन सॉल्यूशन में आए थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में बताएं। देखिए, ये एक सरल सवाल है क्योंकि इसमें हमसे सिंपल सा ये पूछा है कि यूरिया के 100 ml सॉल्यूशन में इतने अणु यदि उपस्थित हैं तो उसकी सांद्रता क्या होगी। ये नीट 2013, जब 2013 में नीट पहली बार हुई थी, ठीक है ना, उसके बाद फिर बंद हो गई, फिर ये पीएमटी होने लगी और वापस से अब नीट हो रही है ना। तो 2013 में, जो कि अच्छा पेपर, स्टैंडर्ड पेपर था 2013 का, उस समय फर्स्ट टाइम नीट हुआ था। अब देखो बेटा, इसमें मोलरता पूछी हुई है। हमको ये बात सबको ज्ञात है कि जो मोलरता होती है वह आपकी किस तरीके से ज्ञात की जाती है। मोलरता का सूत्र क्या होता है बेटा? मोलरता बराबर, हमको मालूम है कि वैसे तो हम यहाँ भार बटा अणुभार, एक सामान्य सूत्र जो आपने अब तक पढ़ा वो भार बटा अणुभार इंटू 1000 बटा आयतन, है ना। ये एक फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर भार वगैरह तो कुछ दिया नहीं है। आपसे बोला है कि इतने अणु उपस्थित हैं तो सांद्रता क्या होगी। 100 ml में इतने अणु उपस्थित हैं तो आप सबसे पहले ये पता करो कि 1000 में कितने होंगे। इस सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधे निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा था। अब इस प्रश्न में क्या करेंगे कि बेटा 100 ml, ध्यान से समझिएगा, 100 ml विलियन में अणु जो है बेटा वो आपको कितने दिए हुए हैं? 6.02 इंटू 10 की घात 20। तो 1000 ml, क्योंकि मोलरता डिफाइन तो 1000 ml के लिए ही है ना। सो 1000 विलियन के अंदर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 1000 के अंदर कितनी हो जाएगी? 100%, इससे थोड़ा सा 10 की पावर ज्यादा ये हो जाएगी। ठीक है, सो 1000 ml में इतने अणु हैं तो बेटा मोल निकाल लें हम। मोल कैसे निकालते हैं? अणुओं की संख्या बटा Na कर देते हैं कि नहीं? तो अणुओं की संख्या बटा Na क्या होता है? आवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक बात, तो ये 10s2 पावर -2 हो जाएगा। तो जब 10s2 पावर -2 मोल उपस्थित हैं 1 लीटर में, इसका मतलब क्या पता चला हमको कि 10s2 पावर -2 मोल है। देखिए बच्चों, इससे सीधे सीधे क्या जानकारी मिल रही है कि 10s2 पावर -2 मोल यूरिया किसमें है? 1000 ml में, है कि नहीं। सो सीधे सीधी बात है कि मोलरता का मतलब ही क्या होता है? मोलरता की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? मोल प्रति लीटर। तो बहुत आसानी से आपने ये पता लगा लिया कि इसका आंसर 10s2 पावर -2m हो जाएगा। क्यों होगा? सबसे पहले तो हमने क्या पता किए? मोल पता कर लिए। 100 ml में अणु दे रखे थे, 1000 ml में ज्ञात करना जरूरी है क्योंकि मोलरता प्रति लीटर डिफाइन होती है। तो 1000 ml में कितने आ गए? 10 की घात 21 आ गए। इससे मोल निकाल लिए Na से डिवाइड करने से। अब मोल प्रति लीटर ही तो मोलरता होती है, यानी कि इस सूत्र में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे ये प्रश्न हो जाएगा मोल प्रति लीटर से ही, यानी मोल प्रति लीटर। इसकी बजाय मैं यहां सीधे मेंशन कर दूं कि मोलरता जो है, यानी मोलरिटी जो है, वह मोल्स पर लीटर होती है। सो आंसर 10s2 पावर -2, 10s2 पावर -2 का मतलब 0.01। ठीक है, क्लियर है, सिंपल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा स्तरीय सवाल था, थोड़ा तकलीफ देता है। 2MHNO3 के 250 ml बनाने में कितने ग्राम सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का घोल प्रयोग में लाएंगे? सांद्रित अम्ल 70% HNO3 है, 70%। प्रश्न क्या है पहले वो समझें। अपने पास 70% HNO3, अपने पास 70% यानी 70% HNO3 का एक घोल मौजूद है जो कि सांद्रित है, मतलब उसकी सांद्रता कंपैरेटिवली हाई है। और मुझे इससे क्या बनाने के लिए कहा गया है? मुझे इससे बनाने के लिए कहा गया है 2m सांद्रता का 250 ml
मुझे इससे 2m सांद्रता का 250 ml विलियन बनाने के लिए कहा गया है। बोला है हमको कि यहां पर इसके कितने ग्राम लगने वाले हैं। यह एक जो परंपरागत सवाल नहीं है, यानी कि एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो अक्सर आता है मोलरिटी में, ये उससे हट के है, ठीक है ना। एक नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि इसमें टर्म्स जेई की तरह कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को मिक्सिंग किया गया है। आमतौर पर नीट में इस तरह की मिक्सिंग कम देखने में आती है, ठीक है ना। सो इसमें एक यूनिट तो आपको 70% HNO3 वाली दे रखी है, दूसरी आपको मोलरिटी में दे रखी है ना। तो डिफरेंस है दोनों ही यूनिट के अंदर। सो अब कैसे करना रहा भैया, इसको सिंपल है, देखिएगा। 70% HNO3 का मतलब मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पता लगा लूं कि मुझे कितना ग्राम यह बनाना है। देखिए 2m 250 ml हेतु या जो आपका 2m 250 ml है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड HNO3 का मास कैसे पता करेंगे। तो सिंपल है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना मेरे भाई। तो अब मोलरिटी कितनी दी हुई है आपको, 2 दी हुई है। वेट में पता कर लूं, HNO3 का मोलर मास, HNO3 का मोलर मास इनके एटॉमिक मास को जोड़ करके आ जाएगा, है ना, जानते हैं ना इतना। तो ये 16 प्लस 16 इंटू 3 48 तो ये हो गया, प्लस आपका 14 कौन है, नाइट्रोजन है, और 1 आपका कौन है, हाइड्रोजन, यानी कि 63, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे जानते हैं ना, 1 प्लस 14, वैसे तो नीट लेवल पर बच्चा इतना जानकारी रखता ही है आमतौर पर, तो 63 हो जाएगा। सो दिस इज 63 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना बोला बेटा, 250। यहां से जो W है ना, मास HNO3 का जो मुझे रिक्वायर्ड है, और वो मैं निकालने की कंडीशन में आ गया हूं। और वो मैं कैसे निकालूंगा, तो 2 इंटू 63 अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि ये बेटा जो आपको चाहिए यहां पर 31.5 ग्राम आपको चाहिए। क्या किया अभी तक, यहां मैं फिर बोल रहा हूं, हमको इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिएगा 70% वाले से इसको बनाना है, ठीक। तो पहले तो मुझे ये, अच्छा इसका क्या मास चाहिएगा वो आपसे पूछा हुआ है। पहले तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि भैया मुझे कितना मास रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस HNO3। अब ये मास मुझे लेना किससे, 70% वाले HNO3 से लेना है, 31.5 ग्राम लेना है। देखो अब समझना इस चीज को, अब यहां से समझिएगा 70% का मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 70 ग्राम HNO3 होगा, ठीक है। यानी मैं इसको उलटकर ऐसे भी लिख सकता हूं कि 70 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट, यानी कि यह मौजूद है किसमें, इज प्रेजेंट इन व्हाट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अपन को कितना चाहिए, केवल कितना चाहिए, 31.5 ग्राम HNO3 चाहिए। इसके लिए कितना सॉल्यूशन का मास लेना पड़ेगा, क्वेश्चन समझे हो, इसके लिए कितना सॉल्यूशन का मास आपको चाहिएगा, ये पूछा हुआ है। तो सीधी सीधी बात है, 100 अपॉन 70 इंटू क्या किया जाएगा, 31.5 कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख करके आसानी से देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 50 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो ऑप्शन देख करके आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा आएगा। कैसे देख रहे हैं, मैं फिर बता दे रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ये था कि हमको 2m 250 ml तो प्रिपेयर करना है, ठीक है। किससे प्रिपेयर करना है, एक दूसरा सॉल्यूशन से। तो फर्स्ट तो मैंने ये पता कर लिया कि मुझे इसका मास चाहिए कितना, तो मुझे चाहिए बेटा 31.5 ग्राम HNO3। 31, इससे क्या पता चला मुझे कि 31.5 ग्राम HNO3 इज रिक्वायर्ड। 31.5 ग्राम HNO3 मेरे को आवश्यक है। ये 31.5 ग्राम HNO3 पाने के लिए मुझे कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है, मुझे यूज करना है जिसके अंदर 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन में 70 ग्राम क्या हो, HNO3 हो। मुझे ऐसा सॉल्यूशन यूज करना है। अब इसके अंदर मुझसे ये फाइंड आउट किया गया है कि फाइनली बताइए यहां पर कितना मास आप यूज करेंगे
सो सीधी बात है कि यह जो सॉल्यूशन आ जाएगा वह आपका 45 ग्राम आ जाएगा। यानी कि यदि हम 45 ग्राम ले लें, 45 ग्राम ले लें तो आपको 31.5 ग्राम उसमें से HNO3 मिल जाएगा, यानी 45 ग्राम सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। आंसर होगा 45 ग्राम सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि 70% वाले का 45 ग्राम लूं तो 2m का 250 ml बना सकता हूं। कहने का मतलब यह है उसके 45 ग्राम से मैं 250 ml जो मुझे कंसंट्रेशन दे रखी है 2m वो बना सकता हूं। ठीक है, सो आंसर क्लियर हो गया। ये आंसर यहां पर कितना आ जाएगा 45 ग्राम कंसंट्रेट HNO3 हमको रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत कॉमन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर दिखाई देते हैं। इसमें पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा किसमें हुआ होगा। आपको फॉर्मूला ध्यान है, डेल्टा TF बराबर क्या होता है बेटा, KF इंटू M इंटू I। I है वांट ऑफ फैक्टर, है ना। I क्या है भाई, I ही का सारा खेल है यहाँ। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर जानते हैं कैसे निकालते हैं, उसी को समझना पड़ेगा। देखिए I इक्वल्स टू होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। हो सकता है आपने कुछ और डिफरेंट फॉर्मूला भी इसका पढ़ा हुआ हो, पर ये ज्यादातर यूज होता है न्यूमेरिकल्स पर्पस में। ठीक है, या n क्या है मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पर आऊंगा। n है नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल, यानी कि 1 मोल से बनने वाले मोल की संख्या। और अल्फा क्या है, अल्फा तो आप जानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कुछ भी कह लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की कोटि, और एसोसिएशन। ठीक है, अपॉन नहीं है और है। तो ऐसे हम आई निकाल सकते हैं। अब मुझसे पूछा है कि भैया ये सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये सबसे ज्यादा किसमें होगा, जबकि इनकी सबकी मोलैरिटी तो फिक्स कर दिया आपने। m तो आपका सबका 0.1 फिक्स कर दिया, KF तो वाटर के लिए फिक्स ही होता है, यानी सारा खेल I पर है, सब कुछ डिपेंड करेगा I पर। सिंपल बात है, I बढ़ेगा तो डेल्टा TF भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जिसका I ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा TF ज्यादा होगा। और I कब ज्यादा होता है, जब n की वैल्यू हाई होती है। ये हमने अभी सूत्र में देखा। अब इनसे n की यदि मैं वैल्यू बात करूं तो क्लियर है बच्चों, एक एक करके यदि मैं इनसे n की वैल्यू बात करूं तो KCl के लिए n इज इक्वल्स टू 2 होगा। इसके अंदर कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन होता नहीं है, इसके लिए I की वैल्यू 1 मानेंगे। इसके लिए n कितना है, n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, कितना टूट के बन रहा है। तो इसके लिए n 5 है, इसके लिए n 3 है। तो आंसर कौन सा होगा, Al2SO4 होल थ्राइस। कैसे है ये 3 5, यहां पर भी मैं बता रहा हूं। देखो KCl ये ब्रेक होकर क्या बनता है, ये बन रहा है। तो बताओ 1 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, कितने पार्टिकल बन रहे हैं, 2 बने ना। अरे भाई 1 मोल से 2 पार्टिकल बन गए तो इसका n 2 हो गया, सिंपल है। Al2SO4 होल थ्राइस। कैसे ब्रेक करोगे इसको, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस n बराबर 5। देख रहे हैं, ध्यान रखना किसी भी लवण को, किसी भी सॉल्ट को आप ऐसे ब्रेक करना सीख सकते हैं। यदि आपको इस तरह के ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि उसके बिना तो n निकलने से रहा। ठीक, और एक ऑप्शन है ग्लूकोज के लिए तो वियोजन होता नहीं है, उसका डिसोसिएशन होता नहीं है, तो इसीलिए उसको शामिल करने का मतलब भी नहीं रहा। K2SO4 ये तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो यहां n बराबर 3 है। तो इस बात का यूज करें कि भैया जब n बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, और I बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा। I निकालने का सूत्र भी मैंने आपको बता दिया, इसका यूज कर सकते हैं आप। तो जिसका n ज्यादा होगा उसका I ज्यादा होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी हिमांक अवनमन भी सर्वाधिक होने वाला है। क्लियर है बच्चों, कैसे किया समझ गए।
सारी चीजें हमने आपको यहाँ डिस्कस कर ली है। इसको वन टॉप फैक्टर बोलते हैं, वन टॉप कारक बोलते हैं, ये निकालना आना चाहिए। यहाँ m का रोल शामिल ही नहीं किया इन्होंने, क्योंकि m को समान ले लिया सभी के लिए m समान है, ये रहा, ठीक है ना, सभी का m समान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है कि आदर्श विलयन के लिए इसका मान शून्य के बराबर नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ध्यान रखें कि आदर्श विलयन के लिए पहले वाला तो शून्य होता ही है, क्योंकि आदर्श के लिए जो P ऑब्जर्व्ड होता है यानी कि जो आता है वो राउल्ट के बराबर आता है, क्योंकि ये तो परिभाषा है उसकी। आदर्श विलयन किसको बोलते हैं? जो सदैव किसका पालन करे, वह सदैव पालन करे किसका? राउल्ट नियम का। तो ये फर्स्ट वाला तो 0 आएगा मेरे भाई, सही है बिल्कुल। सो इसके लिए डेल्टा P का मान तो 0 होगा। दूसरा, आपको ज्ञात है कि डेल्टा H मिश्रण का मान भी इसके अंदर शून्य होता है, डेल्टा V मिक्सिंग का मान भी इसके लिए शून्य होता है। लेकिन ध्यान रखना कि डेल्टा S मिश्रण का मान पॉजिटिव ही होता है सदैव। मिश्रण के लिए हमेशा याद रखना, फॉर मिक्सिंग एंट्रोपी बढ़ती है, समझते हैं ना, रैंडमनेस, एंट्रोपी बढ़ती है तो वो पॉजिटिव ही होता है। किसी में किसी को मिलाएं, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। उम्मीद है आप जानते हैं एंट्रोपी अव्यवस्था को बताता है, रैंडमनेस को बताता है, डिसऑर्डरनेस को बताता है। बहुत उपयोगी पद है, थर्मोडायनेमिक्स में बड़ा यूज होता है। तो ये शून्य नहीं होता, एंट्रोपी खुद भी शून्य नहीं होती, एंट्रोपी केवल परम शून्य ताप पर शून्य होती है, ऐसा तृतीय नियम में कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स के। तो स्पष्ट है कि इसमें किसका मान शून्य के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जब भी मिश्रण बनाओगे, आदर्श बनाओ, अनादर्श बनाओ, किसी भी किस्म का मिश्रण बनाओ, यह वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, यानी डेल्टा एस मिश्रण तो बच्चों पॉजिटिव ही आएगा। तो यह आंसर इसका हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर शून्य के बराबर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा सवाल लग रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल kg का क्वथनांक Y के सब मोलर जलीय विलयन से अधिक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखो प्रश्न को समझो, बाद में जवाब को समझेंगे। कह रहा है कि मोलेलिटी सेम है, फिर भी X का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। देखो बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होता है बेटा? देखो डेल्टा TB ज्यादा होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं, उन्नयन, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मानते हो? अब डेल्टा TB का सूत्र क्या होता है? KB इंटू M इंटू I। ये तो दोनों समान हो गए सबके लिए, क्योंकि एक ही विलयन, एक ही विलायक प्रयोग किया गया है, मोललता भी समान है दोनों के लिए, तो कंफर्म हो गया कि I ज्यादा। देखो फिर से इसके अंदर वन टॉफ कारक का ही प्रश्न है, ये वन टॉफ कारक के बहुत प्रश्न आते हैं। तो डेल्टा TB ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। I कब ज्यादा होता है? वियोजन के केस में ज्यादा होता है या संगुणन के केस में ज्यादा होता है? तो I जब डिसोसिएशन करते हैं ना, यानी कि वियोजन जब हम करते हैं ना, तो I की वैल्यू बेटा क्या होती है? 1 से ज्यादा होती है, ठीक है ना, 1 से ज्यादा होती है। और जब संगुणन करते हैं, संगुणन का मतलब एसोसिएशन, यानी चीजें आपस में जुड़ रही होंगी, तो फिर ये वैल्यू 1 से कम होती है। तो अल्टीमेटली इस प्रश्न में ढूंढना क्या है, कहना क्या चाह रहे हो? अब इस प्रश्न पे वापस आ जाते हैं। हमसे ये कहा गया कि x का जो क्वथनांक है ये रहा, वह y के समान वाले से ज्यादा है। x का क्वथनांक y वाले से ज्यादा है, यानी कि ये तय है ना कि x जो है उसके लिए I ज्यादा होगा। मैंने अभी यहां पर ये सारी बातें आपको बता दी कि x के लिए I ज्यादा होगा तो डेल्टा TB ज्यादा होगा, डेल्टा TB ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। I कब ज्यादा होता है? डिसोसिएशन होने पे क्या एसोसिएशन होने पर? डिसोसिएशन एसोसिएशन समझ रहे हो? यदि एक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो रहा है तो डिसोसिएशन, और दो अणु मिलकर एक बना रहे हैं तो एसोसिएशन। इसमें कोई शक नहीं है कि डिसोसिएशन के केस में I का मान 1 से बड़ा होता है, यानी कि मैं ऐसा निष्कर्ष यहां लगा सकता हूं कि X डिसोसिएट हुआ होगा और Y हो सकता है कोई चेंज ना हो। तो पहले वाले का तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि Y डिसोसिएट हो रहा है। ये X लगेगा आपको, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं।
फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं। दूसरा, X इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, क्या जल में वियोजन हो रहा है? ये बिल्कुल सही लगता है, ठीक है ना। मोललता समान है तो आणविक द्रव्यमान से तो कोई लेना देना रही नहीं, मॉलिक्यूलर मास से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। जब आपने मोलिलिटी सेम दे दी तो थर्ड और फोर्थ का तो मतलब रहा नहीं। एक ही ऑप्शन इसमें सूटेबल नजर आता है कि X जो है वह डिसोशिएट हो रहा होगा। डिसोसिएशन के केस में I का मान 1 से बड़ा होता है, एसोसिएशन के केस में I का मान 1 से छोटा होता है, और यदि दोनों ही ना हो जैसे ग्लूकोज, यूरिया, तो फिर I का मान इकाई होता है 1, ठीक है। फिर वही प्रश्न है, देखिए कितना I पर फोकस नीट वाले कर रहे हैं। विद्युत अपघट्यों में से हमसे पूछा गया क्या? इन विद्युत अपघट्यों में से हमसे पूछा गया है कि किसका वांठा गुणांक इसके बराबर है। तो बहुत ही आसान है, 100% कह रहा है ये। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो मैं Al2SO4 होल थ्राइस के लिए निकाल लूं। क्या सूत्र है आपका? I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा। अभी कुछ देर पहले मैंने इसका n बताया जो कि 1 होता है, सॉरी 5 होता है। तो दिस इज 5 - 1, अल्फा 1 कह रहा है ये मानने को, कहां लिखा है? ये रहा। सो ऐसी स्थिति में ये 5 आ जाएगा। अब किसका n 5 आता दिख रहा है, उसका I भी 5 आता दिखाई देगा, है ना। सो फर्स्ट ऑप्शन में ही बात बन जाएगी, क्योंकि यहां K4FeCN6 को जब आप ब्रेक करोगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, ये बहुत सारे टेस्ट लगाने के काम में आता है, अपने आप में अलग प्रश्न है ये, नहीं, ये बन जाएगा। देख रहे हैं यहां n बराबर कितना है? 5। n बराबर 5 होगा तो 100%, क्योंकि अल्फा आपका 1 है, तो I बराबर भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। बाकियों में ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों? इसका n बराबर 3 है, इसका n बराबर 4 है, और इसका भी n बराबर 4 है। जबकि हमको क्या चाहिए था? n बराबर हमको 5 चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कहना चाह रहे हैं, जिसका n समान होगा उसका I समान हो जाएगा, यदि अल्फा सेम है तो, क्योंकि इन सबको स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया गया है तो अल्फा इनकी 1 मानी गई है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्लियर है सभी को? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2016 का है, नीट्स 2016 में वैसे 2 बार हुई थी, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि इफ 6.5 ग्राम सोल्यूट को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें और उसका जो वेपर प्रेशर है वो 732 mm है, यदि Kb की वैल्यू इतनी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्ट को आपस में मिलाया गया है ना। कैसे? वेपर प्रेशर भी दे रखा है और Kb भी दे रखा है। वेपर प्रेशर और Kb दोनों की बात एक साथ की गई है। तो 6.5 ग्राम को 100 में विलियन का जल में विलियन का वाष्प दाब 732 mm है। हमको अणुभार नहीं मालूम है उस पदार्थ का, ठीक है ना। यदि Kb इतना हो तो क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक कैसे? देखो इसमें बैक में चल के बताते हैं। क्वथनांक कैसे ज्ञात होगा? डेल्टा Tb निकालना पड़ेगा। डेल्टा Tb कैसे निकलेगा? m इंटू Kb से। I की तो कोई बात हो ही नहीं रखी, क्योंकि पदार्थ का कोई जानकारी नहीं है, तो I को 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। जब तक विलय नहीं दे रखा हो हम I को 1 कंसीडर करेंगे। सो यहां से डेल्टा Tb आ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा। कैसे आएगा? 100 में मैं इस डेल्टा Tb को जोड़ दूंगा, 100 में मैं इस डेल्टा Tb को जोड़ दूंगा तो मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले मुझे मोलेलिटी चाहिए। यदि मोललता नहीं है हमारे पास, यदि मोललता नहीं है, मोलेलिटी नहीं है, तो फिर हम यहां पर डेल्टा Tb नहीं निकाल पाएंगे, और डेल्टा Tb नहीं आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो सीधी सीधी बात है कि मोललता की रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए आपको यह PS दे रखा है। देखो ये PS होता है कि नहीं होता? 100 डिग्री पर PS 732 mm। 100 डिग्री पर जो आपका PS है वो 732 mm है। तो निश्चित तौर पर यहां से P0 आपका 100 डिग्री पर कितना होता है? 760 mm होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पहले इसको समझो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर 100 डिग्री पर जल जो है ना, वह जब उबलेगा
तो उसका जो वाष्प दाब है वो 760 हमने कैसे मान लिया, क्योंकि किसी भी द्रव का आप ध्यान रखें हमेशा जब भी कोई लिक्विड बॉयल होता है, जब भी कोई लिक्विड बॉयल होता है, हमेशा उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर 760 के ही बराबर होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हमेशा 760 के बराबर होता है। ठीक है, सो ये कैसे किया है समझ रहे हो? 100 डिग्री पे ही तो बात की है। अब 100 डिग्री पर पी नॉट का मान 760 mm क्यों ले लिया, ये समझना है आपको। कोई भी द्रव बॉईल होता है, सुनिएगा ध्यान से, जब भी किसी लिक्विड को आप बॉईल करोगे तो वह उबलेगा, तब उसका वाष्प दाब वायु के दाब के बराबर हो चुका होता है। यही डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की। ध्यान है ना? क्यों होती है ऐसी डेफिनेशन? उसका भी सिंपल सा लॉजिक है। एक द्रव को मैं बॉईल कर रहा हूं, उबाल रहा हूं, तो वो एयर में ही तो भेजना है मुझे। उसको उबाल के कहां ले जाएंगे? एयर में भेजेंगे। एयर में वो कब जाएगा? जब वो एयर को पीछे धकेल सकेगा, तभी तो उसके लिए जगह बनेगी। समझ रहे हो? और एयर का प्रेशर कितना होता है? 760 सामान्य परिस्थितियों में। यानी कि जब तक द्रव का दाब उसके बराबर नहीं हो जाएगा, वो उसे पीछे धकेलने की स्थिति में नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि जब कोई भी द्रव बॉयल होता है तो वो ताप है जब उसका वाष्प दाब बढ़कर किसके बराबर हो जाता है? एयर के प्रेशर के। तभी तो वो एयर को पीछे धकेल पाएगा, तभी तो बॉइलिंग होगी। तो यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पी नॉट का मान 760 क्यों ले सकते हो। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जब पी नॉट है, पी एस है, तो फिर हम मोललता भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से? देखिएगा क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस। याद आया? ये सूत्र हमने पहले भी चर्चा की थी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस ले लूं यदि मैं, तो इसे मैं सीधे सीधे किसके बराबर कर सकता हूं? स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन के बराबर कर सकता हूं। इसको सीधे सीधे में स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, हो सकता है आपने ये सूत्र पढ़ा हो पहले, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, वो आपका स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के बराबर होता है बच्चों। लेकिन फिलहाल यदि मैं यहाँ पी एस लेता हूँ तो ये स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा। अब स्मॉल एन को क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल, क्योंकि ये विलय का मोल है तो विलय का भार, विलय का अणुभार। और इसको क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्लू। कैसे किया देखिए, मैं साइड में बता रहा हूं कौन क्या है। देखिए, देखो बेटा, स्मॉल एन क्या है? विलय के मोल। ठीक है, इट्स अ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये है सोल्यूट्स मोल, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोल है, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है कि नहीं? तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल डब्ल्यू किसका मास होगा? स्मॉल डब्ल्यू किसका मास होगा? सॉल्यूट का। स्मॉल एम किसका मोलर मास होगा? सॉल्यूट का। कैपिटल डब्ल्यू किसका मास होगा? सॉल्वेंट का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन 1000 एक बार को कर दूं? कोई वैसे तो कोई असर आएगा नहीं। अब ये देखो बेटा, ये मोलेलिटी आ जाएगी यहाँ। देखिएगा आप ध्यान से, ये मोलेलिटी कही जा सकती है कि नहीं बच्चों? मोलेलिटी का फॉर्मूला तो सुना है ना प्रभु। ये मोलेलिटी आ गई, देखो ये आ गई आपके पास क्या? मोलेलिटी। ये कैपिटल डब्ल्यू है ना, और ये स्मॉल डब्ल्यू, ये मोलेलिटी आ गई। देखो ये आपके पास मोलेलिटी आ गई है। तो अब आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म को क्या लिख दूं? मोलेलिटी, जो तो मुझे निकालनी है। कैपिटल एम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलेरिटी नहीं है, ध्यान रखना, अपॉन 1000। आपके पास पी नॉट की वैल्यू है 760, अपने पास पी एस की वैल्यू है 732, अपॉन पी एस कर दिया 732 इज इक्वल्स टू मोलेलिटी मुझे पता करनी है, मोलेलिटी मुझे पता करनी है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 होता है, डिवाइड बाई मैंने 1000 कर दिया। यहां से हम स्मॉल m पता करेंगे, क्लियर है? स्मॉल m यहां से आ जाएगी। यदि यहां से स्मॉल m आ जाती है
तो फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये 28/732 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1000/18 हो जाएगा। यहां से स्मॉल m निकालिएगा, आगे डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू m इंटू के बी कर देंगे, के बी की वैल्यू दे रखी है, और फाइनली बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा तो 100 प्लस डेल्टा टीबी। तो ये वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से पूरा मैंने डिटेल आपको बता दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ा सा लग रहा है पर है नहीं एक्चुअली। 2016 में पेपर आपका 2 बार हुआ था, ये शायद फर्स्ट वाले में आया था जहाँ तक मुझे याद आता है, 2 बार हुआ था। नीट की परंपरा रही है, अक्सर ये 2 बार तो हो ही जाता है, ठीक है ना। ये आपने इस बार भी देख लिया। तो बेंजीन और टोलुइन के 1:1 आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो एक खास बात, बेंजीन का भी प्रेशर दे रखा है और टोलुइन का भी वेपर प्रेशर दे रखा है। अब मुझे बताइए दोनों में से कौन ज्यादा आसानी से वेपोराइज हो रहा है, इज इट बेंजीन और टोलुइन। जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा, वो ज्यादा वेपोराइज होगा। वेपर प्रेशर हाई तो तब होगा ना जब वेपर ज्यादा बनी होगी। सो यानी कि ज्यादा वोलेटाइल बेंजीन है। अब जब मैं इनको इवोपरेट होने दूंगा, इनसे वाष्प बनने दूंगा, तो ऊपर वाष्प के संगठन में, वेपर के कंपोजिशन में कौन ज्यादा जाएगा, किसका मोल फ्रैक्शन हाई होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है। आपने नीचे क्या कंपोजिशन लिया है वो तो आपके हाथ में है भाई, लिक्विड में क्या कंपोजिशन लिया है वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन वेपर के कंपोजिशन में हायर परसेंटेज या हायर मोल फ्रैक्शन किसका होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है। यानी कि बेंजीन और टोलुइन को यदि आपस में मिलाया जाए एज दे आर फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन, तो ऊपर वेपर स्टेट में ज्यादा परसेंटेज किसका होगा, बेंजीन का होगा, क्योंकि वो मोर वोलेटाइल है। इतने बड़े क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा हिंट था। अक्सर बच्चे बड़ा क्वेश्चन देखकर भी कई बार हम घबरा जाते हैं, या एटलीस्ट उसको टाल कर आगे पर मुड़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत आसान है। क्या फर्स्ट करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या दोनों सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता है। बेंजीन की अधिक परसेंटेज होगी, ये अपन पता लगा सकते हैं, क्योंकि बेंजीन इज मोर वोलेटाइल। जो ज्यादा वोलेटाइल है वो ऊपर ज्यादा जाएगा। ठीक है, आपको लिक्विड का कंपोजिशन दे ही रखा है, दोनों बराबर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना, मोर वोलेटाइल विल बी मोर, है ना, ज्यादा परसेंटेज वाला हायर रहेगा। लिक्विड का दोनों का बराबर दे रखा है। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये एनसीईआरटी से बाहर का प्रश्न था, कभी कभी चले जाते हैं। ये हमसे बोला है कि ये कौन सी करेक्ट है, तो बेटा मैं बता दूं कि ये क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। इट इज बेसिकली अ क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ध्यान रखें इसको, जो कि T और P के बीच का रिलेशन देती है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन देती है, और वो होती है dlnP अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन RT स्क्वायर, डेल्टा H वेपोराइजेशन। इसी को बच्चों जब आगे सॉल्व करते हैं ना, तो इसका एक और रूप आ जाता है, वो काम आता है। ये ध्यान रखना, इस रूप को भी हो सकता है आगे कभी प्रश्न इस रूप पर दिखाई दे जाए। काफी हद तक एक इक्वेशन से मिलता जुलता रूप है ये, याद करो। एक्चुअली 2 इक्वेशंस है, वॉन-थॉप्स इक्वेशन जो कि आप पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, और आरएनएस इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। यहाँ डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, वेपोराइजेशन की एंथैल्पी क्या है। P1 P2 क्या है बच्चों, यहाँ P1 इज द वेपर प्रेशर एट T1 टेम्परेचर, P2 इज द वेपर प्रेशर एट T2 टेम्परेचर, और डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है ना। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये फॉर्म आपको दिखाई देता है। ये फॉर्म अक्सर आया करता है, अक्सर इस पर क्वेश्चन बना करते हैं, इन्होंने इस पर दे दिया था। ठीक है, अक्सर आप जब भी कभी भी कहीं भी पढ़े होंगे, तो यदि वहां क्लाउसियस क्लैपेरॉन कराई गई होगी तो उसका ये वाला फॉर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो हो सकता है अगली बार ये दिखाई दे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोलेलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल। यदि हमने उसकी मोलेलिटी को डबल कर दिया, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF के मान पर क्या असर पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा। देखिए बहुत आसान है, सिंपल है। KF तो कांस्टेंट है फॉर ए सॉल्वेंट, है ना, इट इज कांस्टेंट फॉर ए सॉल्वेंट।
ये तो एक सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट हुआ करता है बेटा, कैसे चेंज होगा? कोई भी कांस्टेंट कैसे चेंज होगा? सांद्रता के साथ कैसे बदलेगा? ये वैल्यू जो है इसकी वो 1.86 होती है ना वाटर के लिए, तो ये कैसे चेंज होगा, है ना? तो आप कुछ भी मोललता को करते रहिए, इस पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब यहां आंसर होगा इट शुड बी अनचेंज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजीली किया जा सकता था। हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं भैया? ये मैक्सिमम, आपको ध्यान है एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं। एजियोट्रॉप होता है एक तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम कौन बनाता है और मैक्सिमम कौन बनाता है? दोनों वो हैं जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो ध्यान रखें कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला जो बनता है वो आपका पॉजिटिव डेविएशन वाले बनाते हैं, उम्मीद है ध्यान होगा। यानी कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उससे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब जानते हैं ना कि भाई इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लिक्विड से ज्यादा होगा जिससे वो बना है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और मिनिमम का मतलब कम होगा। ये कौन बनाते हैं? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं। सो क्लियर है कि यहां पर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब नेगेटिव डेविएशन होगा। तो उच्चतम क्वथनांकी, यानी आपको तो मैक्सिमम पूछा है, तो इसमें से नेगेटिव कौन सा होता है? आपको ध्यान होगा वाटर प्लस एसिड। वाटर प्लस एसिड जो है बच्चों वो आपका नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। बाकी दो पॉजिटिव हैं और एक आपका आइडियल है। हेप्टेन ऑक्टेन वाला तो आइडियल हो जाएगा, है ना? एक ही फैमिली के मेंबर रहते हैं तो वो ज्यादातर आइडियल ही बनाते हैं। क्लियर? सो ये भी एक इजी क्वेश्चन कहलाएगा, लगता नहीं है। इसमें सीधे उदाहरण ही आपको ध्यान रखना था, इसमें कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों। अगला, ये इसी साल का सवाल 2020, जो वास्तव में साल ही एक सवाल के रूप में आया है, लेकिन उन्होंने पेपर इस साल आसान दिया। तो वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। पॉजिटिव डिविएशन वाला फिर से मैं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो बेटा आइडियल हो गया। एसीटोन क्लोरोफॉर्म बहुत फेमस है, नेगेटिव होता है हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण के कारण, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये अलग से आता है। और ये फिर से आपका आइडियल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही सदस्य हैं, तो एक ही ऑप्शन इसमें बचता है, एथेनॉल और एसीटोन। आसानी से ऑप्शन से भी ये प्रश्न किया जा सकता था क्योंकि ये तो आइडियल हो गया। ये नेगेटिव होता है, ये बहुत ही पॉपुलर है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में आपको ध्यान हो तो इस तरीके से H बॉन्डिंग बन जाती है। वैसे तो कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन आमतौर पर पार्टिसिपेट नहीं करता है H बॉन्डिंग में, पर 3-3 क्लोरीन जुड़े होने की वजह से इस पर थोड़ा सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये नेगेटिव डिविएशन शो करता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आपका फर्स्ट और थर्ड आइडियल हो जाते हैं, तो एक ही बचता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है बच्चों, तो ये पिछले कुछ वर्षों में, बहुत पुराने हमने नहीं लिए हैं, जो रीसेंट एग्जाम हुआ उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आए हैं वो हमने करवा दिए। इसी तरह से सीरीज आगे जारी रहेगी। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद।